धरती और योगी सरकार की महा कैबिनेट। प्रयागराज में योगी कैबिनेट ने पहले प्रदेश के लिए विकास का पथ तैयार किया और फिर सनातन के सबसे बड़े समागम कहे जाने वाले महाकुंभ में कैबिनेट ने स्नान भी किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, तो सनातन और पूरे प्रदेश को लेकर योगी सरकार का वो संकल्प भी नजर आया जिसमें धर्म था, कर्म भी था और अनंत आस्था भी थी। धर्म, कर्म, आस्था और सनातन का जब संगम होता है तो तस्वीरें महाकुंभ से उस डुबकी की आती हैं जिसमें संकल्प भी होता है, सनातन का प्रण भी होता है। पूरी योगी कैबिनेट का आस्था के इस महाकुंभ में स्नान इसी का प्रमाण है। पहले संगम नगरी में योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक की जो करीब 1.5 घंटे तक चली और फिर पूरे मंत्रिमंडल ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए, जिसमें 3 जिले बागपत, हाथरस, कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वाराणसी समेत 7 जिलों में धार्मिक जोन का प्रस्ताव है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने का प्लान, नई एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी और युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का सरकार ने फैसला किया है। इस अवसर पर जिन मुद्दों पर आज यहाँ चर्चा हुई है उनमें खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। तो इस पॉलिसी को यहाँ पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। महाकुंभ में अब तक 9.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। लगातार श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला जारी है। सीएम योगी के अथक प्रयास महाकुंभ की इसी दिव्य तस्वीर से साकार हो रहे हैं। उस पर पूरे योगी कैबिनेट की महाकुंभ में उपस्थिति सनातन को भी बम बम करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाकुंभ में सरकार और सरकार की आस्था को दिखाने वाली 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। योगी कैबिनेट ने प्रयागराज में पहले महा कैबिनेट की ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद पूरी कैबिनेट संगम में स्नान के लिए निकली, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी समेत उनकी कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों ने महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाई। तो 2 अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली जो कैबिनेट की महा बैठक हुई, महाकुंभ में 1.5 घंटे के करीब ये बैठक चली और कैबिनेट की बैठक के बाद संगम में स्नान। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो थे वो पास हुए, जैसे 7 जिलों को मिलाकर एक नया धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। इसके अलावा एससीआर की तरह प्रयागराज और चित्रकूट को भी विकसित किया जाएगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। लेकिन इन 2 तस्वीरों को देखिए। दरअसल बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ और उनके 54 मंत्री अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। जिस वक्त संगम के लिए वो जा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। रास्ते में एक बड़ा दिलचस्प तस्वीर और भी है कि रास्ते में साइबेरियन पक्षी जो थे वो आते हैं। योगी आदित्यनाथ साइबेरियन पक्षी और मछलियों को नमकीन खिलाते हैं और इसके बाद संगम में योगी आदित्यनाथ और उनके 54 जो मंत्री हैं वो स्नान करते हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें हैं जब योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ संगम में स्नान कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ का आज 10वां दिन है। दोपहर 12 बजे तक के अगर आंकड़ों की बात करें तो 30 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब तक 9.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हैं, उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। तो
योगी आदित्यनाथ ने जो कैबिनेट की बैठक की उसमें यह भी कहा कि हाथरस कासगंज में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विमल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं। विमल, दो अलग अलग तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। पहली तस्वीरें जो कैबिनेट की बैठक हुई और दूसरी जब योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ संगम में स्नान करने के लिए गए हैं। इन दोनों तस्वीरों के मायने समझाइए। और जब संगम में योगी आदित्यनाथ जा रहे थे उस दौरान की भी तस्वीरें हैं कि साइबेरियन जो पक्षी हैं और मछलियां हैं उनको योगी आदित्यनाथ नमकीन खिलाते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज यहाँ पर उनकी पूरी टीम जो थी, कैबिनेट की मीटिंग हुई है बाकायदा। कई मुद्दों पर बात हुई, सभी मंत्रियों के साथ गहन बात हुई है और प्रयागराज को लेकर काफी ज्यादा गंभीरता से बात की गई, क्योंकि आने वाले जो समय है वो यहाँ पर कुंभ मेला फिर लगने वाला 2031 में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इन बातों पर गंभीरता से बात की गई। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आने जाने में जो अगर दिक्कत होती है उसके लिए यहाँ पर 4 लेन 6 लेन बनाने की बात कही है। गंगा और यमुना के ऊपर से ब्रिज बनाने की बात की गई कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश से कोई भी यात्री आता है तो उसे नैनी न जाकर सीधे वो यहाँ गंगा घाट के पास ही उतर सकता है। तो इन सब मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग जब खत्म होती है तो उसके बाद पूरी टीम जो है योगी आदित्यनाथ के साथ संगम पर स्नान करने जाती है। और वहां पर जब वोट से वो लोग जाते हैं तो साइबेरियन बर्ड उनको दिखाई पड़ता है, तो खुद महाराज योगी आदित्यनाथ जी उनको दाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो आज महाकुंभ में जो बैठक हुई योगी कैबिनेट की उसमें कई प्रस्ताव पारित हुए हैं, जरा उन प्रस्तावों के बारे में भी डिटेल से जानकारी दीजिएगा। जी, जो जिन मुद्दों पर बात हुई है उसमें सबसे पहले तो प्रयागराज है, क्योंकि 2031 में प्रयागराज में महाकुंभ फिर लगने वाला, उसको लेकर इन मुद्दों पर बात की गई। साथ ही साथ 25 लाख स्मार्टफोन देने की बात छात्रों को कही गई है। इन सब मुद्दों पर बात की गई। हालांकि जो यहाँ पर जो चित्रकूट और प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ, आगरा, इन सब जो धार्मिक स्थल है, अयोध्या वगैरह, इन सब पर भी बात की गई कि जिस तरीके जो श्रद्धालु है राम मंदिर अयोध्या जाते हैं दर्शन करने के लिए, प्रयागराज जो तीर्थों का राजा माना जाता है प्रयागराज, तो वहां पर भी इन सब चीजों पर बात की गई है। जो नया धार्मिक सर्किट बनाने की बात है 7 जिलों को मिलाकर, वो क्या है? जी, सर्किट जो बनाने की बात की जा रही है उसमें यह है कि प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी और तमाम जो जिले हैं अगल बगल के, उन सब जिलों को जोड़ा जाएगा ताकि प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु वो मतलब किसी तकलीफ ना हो, वो सीधे वो प्रयागराज आ सकते हैं। एक बात और योगी आदित्यनाथ ने यह कही कि प्रयागराज और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उनके विकास के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो विकसित किया जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल, गंगा एक्सप्रेसवे का उन्होंने जरूर जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं वो संगम तक नहीं पहुंच पाते, तो गंगा एक्सप्रेसवे पे अगर वो आते तो उसको जोड़कर नैनी का जो इलाका है जो मध्य प्रदेश और मिर्जापुर को जोड़ता, तो उस पर वो पुल को जोड़ दिया जाएगा ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। लेकिन ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका विस्तार कैसे किया जाएगा? इसका जो विस्तार है अब इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हालांकि जिन मुद्दों पर बात की गई वो मुद्दा जो है वो प्रयागराज को काफी महत्व दिया गया है। और इन बिंदुओं पर भी बात की गई कि प्रयागराज का सबसे ज्यादा जो महत्व माना जा रहा है गंगा का स्नान करना, और जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इन सब बिंदुओं पर जरूर बात की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पिछले एक हफ्ता में तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। जी बिल्कुल, 13 जनवरी से लेकर आज 22 तारीख है और करीब 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही साथ मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया, मोक्ष की कामना की है। और हालांकि अभी 5 दिन बाद जो मौनी अमावस्या का स्नान है, तो यहाँ पर 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए
रास्ते को भी चिन्हित कर लिया गया कि किन रास्तों से जो श्रद्धालु आएंगे, वो गंगा की तरफ आएंगे, संगम पर आएंगे, उनको किस तरह आने का रास्ता दिया जाएगा, और अगर भीड़ बढ़ती है तो उनको जाने का रास्ता किस तरफ से दिया जाएगा। इन सब बिंदुओं पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, और यहाँ की प्रशासन ने जिस तरीके के काम कर रही है वो सराहनीय कार्य है। मौनी अमावस्या को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? जी, सवाल दोहराएं। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, मौनी अमावस्या को लेकर जो तैयारियां वो चाक चौबंद कर रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, हर जगह पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, बड़े वाहनों को आने जाने का पर रोक लगा दी गई है। हालांकि हर चेक पॉइंट पर बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवान को तैनात कर दिया गया है, और वो बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। बाकायदा चेकिंग करके एंट्री दी जा रही है। हमारे साथ अखंड प्रताप शाही भी जुड़ गए हैं, अखंड के पास चलते हैं। अखंड, 7 जिलों को नया धार्मिक सर्किट बनाने की बात है, यह धार्मिक सर्किट का मतलब क्या है, बनाने का उद्देश्य क्या है, और ये 7 जिले कौन से हैं, किस तरह से बनाया जाएगा, क्या कोई रोड मैप है? देखिए, ये रोड मैप बनाने की बात अभी हो रही है। 7 जिले वो जिले हैं जिनमें प्रयागराज होगा, वाराणसी होगी, जिसकी चर्चा पहले से की जा रही थी कि वाराणसी होगा, और इसके अलावा उसमें मिर्जापुर जिला भी उसमें होगा, चित्रकूट के हिस्से होंगे। तो ये एक अथॉरिटी बना के, एक प्राधिकरण बना के एक तैयारी ऐसी की जाए जिसमें एक सर्किट बनाया जाए। इस पूरे सर्किट के जरिए न सिर्फ पर्यटन बल्कि विकास को भी हवा दी जाए या फिर उसको पंख दिए जाएं। तो ये जो कोशिश है, ये दरअसल कोशिश इस वजह से भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान बार बार हम लोगों को जहन में आता है, जब इसके पीछे हम देखते हैं तो वो बयान है कि आस्था और अर्थव्यवस्था को अलग करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता। ये दरअसल ये बयान ही इसकी पृष्ठभूमि बनाता है, और पृष्ठभूमि इस वजह से भी क्योंकि ये सबसे बड़ा समागम हो रहा है, किसी भी लिहाज से कह लिया जाए, चाहे मानवीय आधार पे कह लिया जाए, धार्मिक आधार पे कह लिया जाए, सामाजिक आधार पे कह लिया जाए, या खेलों के आधार पे भी। इसके पहले जो सबसे बड़ा आयोजन अब तक होता रहा है, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे वो ओलंपिक का आयोजन रहा हो, जिनमें सबसे ज्यादा भीड़ जुटने की बात देखी जाती थी, इन सबकी भीड़ की बात अगर कर ली जाए, ओलंपिक के भीड़ की बात करें तो 400 गुना ज्यादा भीड़ हो रही है इस बार यहाँ पे महाकुंभ 2025 में। तो इस महाकुंभ के मद्देनजर ही इस बात को लेके एक प्लानिंग बनाई जा रही थी कि ये जो सर्किट, जो लोग इतने बड़े तादाद में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, ये जो अर्थव्यवस्था में सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं, इन लोगों को आसपास के जो तीर्थाटन की जगहें हैं उनको भी पहले उनका उच्चीकरण किया जाए, और फिर उसके साथ उनको अच्छी व्यवस्थाओं के साथ उनको जोड़ा जाए एक सर्किट बनाकर। तो ये दरअसल उसी सर्किट की पृष्ठभूमि में ये सारी चीजें हो रही हैं, और इस बार जब आज आधिकारिक सहमति मिल गई है कैबिनेट की, तो अब उसे लागू होने में बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं बचेंगे। प्रयागराज एक ऐसा फैसला है जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के जी, अखंड अपनी बात पूरी करिएगा। तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे सिर्फ प्रयागराज आने वाले प्रयागराज आने वाले जो श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं उनको तो फायदा होगा ही, वो अब वाराणसी के लिए भी जाना चाहते हैं, वो विंध्यवासिनी देवी के मंदिर भी जाना चाहते हैं, वो जो कामदगिरी पर्वत है, चित्रकूट में जो तमाम जो धार्मिक स्थल है, इतना मनोरम दृश्य है, वो पर्यटन के लिहाज से अक्सर छूटा रह जाता था, और कई बार लोगों को ये लगता था, जिसकी शिकायत कई बार होती थी कि इसको भी शायद जोड़ा जाता तो और बेहतर हो जाता, वो शिकायतें भी उनकी दूर हो जाएंगी। और एक साथ जब आएगा कोई उत्तर प्रदेश में प्रवासी आ रहा है या कोई पर्यटक आ रहा है, तो उसको ये फायदा होगा कि वो एक जगह पहुंचता है, अथॉरिटी की वजह से डेवलपमेंट जो होगा, उस डेवलपमेंट के जरिए वो जुड़ जाएगा उन तमाम हिस्सों से, और जब एक अथॉरिटी बना के जब काम किया जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं वहां पे दी जाएंगी। उसमें पर्यटन के लिए आवास की सुविधा होगी, जो बढ़िया रेजिडेंशियल होटल्स होंगे उनको बेहतर दिया जाएगा, जो स्थानीय लोग हैं उनके व्यापार में सुविधा मिलेगी, उनका विकास होगा। इसके अलावा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की बातचीत होगी, जो सर्किट पूरा बनाया जा रहा है उस सर्किट में कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, और इसके अलावा जो एक्सप्रेस वेज होंगे उनसे जोड़ने की बात भी हो रही है। तो बहुत सारी चीजें एक रोड मैप बना के तैयारी की जानी है। हालांकि ये शुरुआती निर्णय है, शुरुआती प्रस्ताव था जिसपे अभी आज मुहर लगी है, और ये अथॉरिटी बननी है, इस पे मुहर लगी है, लेकिन अब इसके आगे का रास्ता खुल जाता है विकास का।
एक सवाल यहां पे ये उठता है कि गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, इसके मायने क्या हैं और लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को या फिर जो टूरिस्ट आते हैं उनको कितना फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कदम होगा। और देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फिर कनेक्ट हो जाएगी वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, चूंकि कनेक्टिविटी उसकी हो गई है, कनेक्टिंग उसको किया गया है, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उससे कनेक्ट किया गया है। तो ये पूरा रास्ता आप सोचिए कि मेरठ से वो सिलसिला शुरू होगा और मेरठ से आप गोरखपुर, कुशीनगर जो कि बॉर्डर का क्षेत्र है जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बौद्धिज्म को मानने वाले आप पहुँचते हैं वहाँ से फिर जोड़ा गया है रास्ता जो डेवलप किया गया है श्रावस्ती तक, जहाँ पे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, इन सब जगहों तक जाने के लिए जो बौद्धिस्ट टूरिस्ट हैं उनके पहुँचने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये कनेक्टिविटी अगर बन जाती है दोनों ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अगर जोड़ दिया जाता है गंगा एक्सप्रेसवे से, तो साथ में बनारस भी उससे कहीं जुड़ जाएगा। तो बनारस से भी अगर कनेक्ट होता है तो सारनाथ उससे जुड़ेगा। तो ये पूरा जो बौद्ध सर्किट है उसको भी एक बड़ी मजबूती मिल जाएगी और उधर जाने वाले जो सैलानी हैं या जो श्रद्धालु हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, वो वहां पे दर्शन करने जरूर जाएंगे। और सिर्फ बौद्ध धर्म को नहीं, दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा जो इसके पहले उत्तर प्रदेश में जहां पे फुटफॉलिंग होती थी वह तो ताजमहल होता था। आज से 5-6 साल 10 साल पहले की बात अगर करते हैं तो या तो ताजमहल होता था या फिर कुशीनगर और सारनाथ में होती थी सबसे ज्यादा भीड़। ये बाकी के जो धार्मिक स्थल थे उसके बाद उनका नंबर आता था। लेकिन अब बदलाव आया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, सड़कें बेहतर हुई हैं और एक दूसरे के साथ एक्सप्रेसवेज के साथ अगर कनेक्टिविटी उनकी बन जाती है, जब गंगा एक्सप्रेस पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा और अब चूंकि उसको कनेक्ट किया जाएगा उसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो ये कई सड़कों को जोड़ेगा, कई जगहों को जोड़ेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ने से एक बड़ा फायदा राजधानी लखनऊ के रहने वाले लोगों को भी हो जाएगा कि राजधानी लखनऊ से वो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए वो पहुंच जाएंगे। बनारस अगर जाना है तो बनारस पहुंच जाएंगे, पहुंच ही रहे हैं आजकल। और इसके अलावा वो सीधे वो प्रयागराज पहुंच जाएंगे या फिर वहां से अगर उनको आगे किसी तरफ निकलना है तो उसके लिए भी मिल जाएगा। दिल्ली का रास्ता भी वहां से हो जाएगा, अगर उनको वापस लखनऊ आके उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और सड़कें बनती हैं तो विकास होता है। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने लेके आई थी। जब वो लेके आए थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो उनका कॉन्सेप्ट यही था कि देश के चारों हिस्सों को, चारों कोनों को, दिशाओं के आधार पर उन्होंने कहा था कि सभी को जोड़ देना चाहिए। वो जो जोड़ने का कॉन्सेप्ट है वो उत्तर प्रदेश में लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जितने बड़े धार्मिक स्थल हैं, और चूंकि पूर्वांचल के धार्मिक स्थलों की बात अगर कर लेते हैं तो उसमें प्रयागराज है, उसमें विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, उसमें चित्रकूट भी शामिल हो जाता है, उसमें गोरखपुर, कुशीनगर, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं, फिर अयोध्या आ जाता है। तो इन सबको जोड़ने का एक कदम उठ जाएगा अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को और आगे बढ़ाया जाता है। तो ये एक कदम सरकार की तरफ से अगर उठाया जा रहा है तो इसको भी उस नजरिए से देखा जा सकता है जिसमें धार्मिक टूरिज्म को लेकर बढ़ावा देने की बात सरकार करती आ रही है। एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। चूंकि विमल भी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, प्रयागराज को विकसित करने की बात है, चाहे वो ब्रिज के जरिए हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के लिए, चूंकि आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, क्या कुछ निकला है आज? देखिए, प्रयागराज एक अपने में ही बहुत महत्व रखता है क्योंकि तीर्थों का राजा माना जाता है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हुई महाकुंभ में, तो उसको काफी लोगों को मतलब ये लग रहा था कि आज की जो बैठक है उसमें क्या निर्णय होने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पर ज्यादा फोकस दिया क्योंकि यहाँ पर लगने वाले हर साल माघ मेले में भी श्रद्धालु आते हैं, उनको आने जाने में जो दिक्कतें होती थी उसको लेकर, प्लस जो 2031 में फिर कुंभ लगने वाला है, उन सब तमाम चीजों को लेकर उन मुद्दों पर काफी देर तक बैठक हुई। बैठक में सभी ने सहमति जताई। तो उसके बाद जो बातें सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि प्रयागराज को डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गंगा एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे को जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि हमारी जो मिर्जापुर, वाराणसी और चित्रकूट और अयोध्या के जो लोग श्रद्धालु हैं वो भी प्रयागराज किसी भी तकलीफ से ना गुजरे और सीधे वो प्रयागराज संगम पर आकर मां गंगा में आशीर्वाद और आस्था की डुबकी लगा सके। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा सके। अखंड 3 जिले प्रयागराज, आगरा और वाराणसी में 3 जरूरी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके बॉन्ड जारी किए जाएंगे। अभी तक लखनऊ और गाजियाबाद में ये जारी किए जाते हैं। इसके मायने क्या है, जरा दर्शकों को बताइएगा।
देखिए, पीपीपी मोड पे ये तमाम विकास के काम होते हैं, तमाम टेंडर्स उसको निकाले जाते हैं और इसी वजह से ये जो नया जो आज फैसला लिया है सरकार ने, कैबिनेट की मुहर जिस पे लगी है, ये दरअसल उसी से जुड़ा हुआ है। सरकार सारे पैसे खुद क्यों लगाए? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार अगर जमीन दे रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर एजेंसीज उसमें और बाहर की कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो उसमें अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो भी होना चाहिए। और ये निवेश तो इससे बढ़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव भी बढ़ता है। जब वो कोई खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें उनका निवेश हुआ रहता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है। सरकार इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती हुई दिखाई दे रही है और सिर्फ यूपी सरकार नहीं, ये केंद्र सरकार भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई देती है। तमाम प्रोजेक्ट्स इसी आधार पर लागू किए जाते हैं। अब बॉन्ड जारी करने का एक बड़ा फायदा उनको कहीं ना कहीं ये है कि उससे जो बॉन्ड खरीदने वाले लोग होंगे वो उसमें स्टेक होल्डर होंगे, उसमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। हमें लगता है कि ये भी एक कदम इसी वजह से उठाया जा रहा है और अब ये इसका आगे का क्या प्रारूप होगा, वो प्रारूप को लेके एक बार जरूर देखना होगा कि किस तरीके से वो बॉन्ड में क्या क्या शर्तें रहेंगी। लेकिन यह है कि बॉन्ड जारी होने से बहुत सारे लोग उसमें सहभागिता कर सकते हैं और जैसे ही ये उसमें जब उसकी कैपेसिटी बढ़ती है या यूं कहा जाए कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मनी स्ट्रेंथ जो होती है वो अगर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड खरीदने वाला होता है उसको भी बड़ा फायदा इससे होता है सीधे तौर पे। तो वो कहीं ना कहीं म्यूचुअली एक फायदा उसमें दिखाई दे रहा है। एक मुझे लगता है एक और अहम बात उन्होंने कही है, जो विंध्य क्षेत्र है उसको विकसित करने की बात यहां पर योगी आदित्यनाथ ने कही है कि चाहे वो प्रयागराज का विंध्य क्षेत्र हो, चाहे वो वाराणसी का विंध्य क्षेत्र हो, इन दोनों को विकसित करने की बात जो है वो योगी आदित्यनाथ ने कही है। यानी कुल मिलाकर कहे तो मिर्जापुर। अखंड, ये सवाल आपसे था। और मिर्जापुर चूंकि जी बिल्कुल, ये बनारस और प्रयागराज इन दोनों ही के बीच में कहीं ना कहीं विंध्याचल देवी का मंदिर है, मिर्जापुर में है वो स्थित। मिर्जापुर दोनों से दूरी अगर देखा जाए तो 100 किलोमीटर के अंदर की ही दूरी है, चाहे वो बनारस से हो चाहे वो प्रयागराज से हो। तो ऐसे में जो भी यहाँ आता है, चाहे बनारस जा रहा हो या फिर प्रयागराज आ रहा हो संगम स्नान के लिए, या वहाँ पे माँ भगवती जो आलोपी देवी मंदिर है उनके दर्शन के लिए आ रहा हो, जो भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम है वहां जाना चाह रहा हो, या और भी मंदिरों में जाना चाह रहा हो, तो ये वही चीज काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ है। तो शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ होने के नाते जो भी इधर आता है दोनों जगहों पे पहुंचता है, वो यहाँ जरूर जाना चाहता है। ऐसे में अगर वहां उसका विकास होता है, अगर विंध्य क्षेत्र का विकास होता है, तो दोनों ही क्षेत्रों से जो विंध्य का क्षेत्र है, जाहिर सी बात है विंध्याचल देवी मंदिर उससे हमें याद आती है, तो वो उसका जब विकास होगा तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। और सिर्फ आवाजाही नहीं बढ़ेगी, बार बार वो बात इसके मूल में आती है कि अर्थव्यवस्था और आध्यात्म, इन दोनों को अलग नहीं किया जाना चाहिए। ये जब मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो करके दिखा रहे हैं और उनके जो रोड मैप है उस रोड मैप में काफी कुछ इसी का असर दिखाई दे रहा है। आशीष, अखंड, सुरक्षा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बात कही यूपी में, वो क्या था और किस उसके पीछे आधार क्या था? देखिए, यूपी में जो तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम तो किए ही जा रहे हैं और गृह विभाग को और ज्यादा मजबूत करने की बात हो रही है। इसमें इंटेलिजेंस को मजबूत करने की बात हो रही है और इसमें बातचीत हो रही है कि जो कुछ नए ज़रूरतें हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लेवल पे हो, चाहे वो भर्ती के लेवल पे हो, उसको लेके काफ़ी कुछ चीज़ें वो कह रहे थे। हालांकि प्रस्ताव में आगे कितना डिटेल है, अभी डिटेल प्रस्ताव नहीं आया है कि क्या कुछ उस प्रस्ताव में मुहर लगी है, लेकिन ये ज़रूर है कि गृह विभाग चूंकि सुरक्षा का पूरा इंतजाम देखता है और ऐसे बड़े आयोजन में जब 7 चरणों का सुरक्षा रखी गई है, 7 लेयर्स की सुरक्षा रखने की बात कही जा रही थी इसमें, तो 7 लेयर्स की सुरक्षा अगर महाकुंभ को लेकर की जा रही है तो आने वाले वक्त में भारत जो तैयारी कर रहा है वो ओलंपिक के आयोजन की तैयारी कर रहा है और ये दावेदारी कहीं ना कहीं कुंभ की सफलता से पुख्ता होगी। तो ऐसे में जो विश्व को संदेश जा रहा है कि अगर हम आने वाले वक्त में ओलंपिक के लिए दावेदारी करने को जा रहे हैं तो क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के लेवल पे हम मजबूत हैं। कहीं ऐसा ना हो कि म्यूनिख में जिस तरीके से हुआ था, ओलंपिक में हमला हो गया था और फिर उसके बाद इजराइल के जो तमाम खिलाड़ी थे उनके ऊपर जान गंवानी पड़ी थी और उसके बाद पूरे आयोजन पे असर आया था, उस तरीके की चीजें कहीं दोबारा न दिखाई दें। तो ये सिक्योरिटी तो सबसे जरूरी चीज है और ये सिर्फ उतनी ही नहीं है। अब चूंकि भारत के सामने चुनौतियां और भी हैं, पड़ोसी देशों से लेके जो इंटेलिजेंस का जो मसला है, उत्तर प्रदेश में तमाम मॉड्यूल सक्रिय रहते थे, अभी भी सक्रिय हों, इसकी पड़ताल में, इसकी पहचान में लगातार एजेंसीज लगी हुई हैं, वो बेहतर काम कर सकें, इसके लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मुमकिन है जो पूरा प्रस्ताव हमारे सामने आएगा तो उसके बाद उस पर हम देख पाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें उसमें और रखी गई हैं, लेकिन जो शुरुआती पहलू दिखाई देता है आरंभिक तौर पर, तो वो ऐसा ही कुछ लगता है कि इन सारी चीज़ों को पुख्ता करने की बात उसमें ज़रूर होगी। अखंड, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या योगी कैबिनेट की ये जो बैठक महाकुंभ में थी, ये आखिरी बैठक होगी महाकुंभ में? इसके बाद क्या कोई बैठक महाकुंभ में प्रस्तावित है या नहीं? जी बिल्कुल, ये आखिरी ही बैठक थी महाकुंभ में, एक ही बैठक होनी थी और इसके पहले कुंभ में भी जब 2019 हुआ था तो सिर्फ एक ही बैठक हुई थी। तो इस बार भी एक बहुत बड़ा फैसला जो कि ले लिया गया है और महाकुंभ से जुड़ा हुआ फैसला भी उसमें शामिल है। तो ऐसे में अब नहीं लगता कि दोबारा, चूंकि समय भी कम होगा और इसके बाद जो स्नान होंगे वो मौनी अमावस्या का स्नान है, फिर उसके बाद जो बसंत पंचमी का स्नान है और उसके बाद 12 तारीख जो कि माघी पूर्णिमा का स्नान होगा और महाशिवरात्रि। तो अब चूंकि 2 तारीख तक, यानी जब बसंत पंचमी का स्नान है, तब तक बिल्कुल ही पैक्ड रहने वाला है और वहां पे बार बार जाने से सिक्योरिटी में भी काफी दिक्कतें आती हैं, आवाजाही में भी लोगों को दिक्कत होगी। इसीलिए ये समय चुना गया 22 तारीख का, कि जिसमें अभी भीड़ थोड़ी सी कम है, लेकिन अब 10 करोड़ से के आसपास की भीड़ मानी जा रही है कि पहुंचेगी, श्रद्धालुओं की तादाद पहुंच जाएगी उस दिन जब मौनी अमावस्या होगा। तो अब मौका नहीं है कि सरकार के पास कि वो बार बार ऐसी जगहों पे जा सके। और चूंकि 26 जनवरी फिर उसके बाद एग्जामिनेशन होंगे तो बहुत सारे सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो बाहर की चीज़ों, बाहर के योजनाओं में लगेंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो अब मुमकिन है कि अब इसके बाद, और चूंकि इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा, तो अब दूसरे किसी की गुंजाइश बचती नहीं है दूसरे किसी बैठक की जो प्रयागराज में आयोजित हो। अखंड और विमल, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। महाकुंभ में आस्था का जो स्नान है पूरी योगी कैबिनेट ने किया, जिसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ ने की। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।